जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम 4 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो दूसरे शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी या फिर आप kbguruji.in के ऊपर से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 15 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक के जो भी आपके एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं उन सभी की पीडीएफ मर्ज करके एक साथ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री या फिर वित्त मंत्री कौन थे। तो ये आसान सा प्रश्न था। अकबर के अगर हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं तो राजा टोडरमल कौन थे? राजा टोडरमल इनके राजस्व मंत्री थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अकबर के दरबार में जो 9 रत्न होते थे उनमें से एक थे राजा टोडरमल। कब ये वित्त मंत्री बने थे? तो 1560 में ख्वाजा मलिक के स्थान पे ये अकबर के वित्त मंत्री बने थे। और आपको ध्यान रखना है कि जब्त और दहसाला नाम की जो कर प्रणाली है उनको राजा टोडरमल के द्वारा ही लागू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रांतीय स्वायत्तता का जो सिद्धांत है या जो ये हमारा प्रांतीय स्वायत्तता है यह किस अधिनियम से लिया गया था। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है स्टेट ऑटोनॉमी की। तो ये लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और आप सभी को पता ही होगा कि हमारे संविधान के लगभग 200 से ज़्यादा अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो जो हमारे यहाँ पर स्टेट ऑटोनॉमी का प्रोविजन है ये भी हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। अब अगर हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो द्वैध शासन की शुरुआत इसी से होती है, द्विसदनीय विधायिका भी यहीं से शुरू होती है, संघीय कोर्ट भी स्थापित किए जाते हैं और राज्यों के बीच में जो आपको 3 सूचियां देखने को मिलती हैं वह 3 सूचियां भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही इंट्रोड्यूस की गई थी। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा आप सभी रेलवे के जो भी एस्पायरेंट हैं उनके लिए कंडक्ट करवाए जा रहे फ्री टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये जो पूरा मार्च महीना है यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 इसके अलावा जो आरआरबी ग्रुप डी है उनके लिए स्टैटिक जीके का टेस्ट लेकर के आया है और कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 14 टेस्ट मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर जो सबसे ऊपर लिंक है उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऐप के ऊपर आप उसी पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर इन सभी टेस्ट के लिंक दिए गए हैं। तो सिंपली आपको KV10 कोड यूज करके इसमें इनरोल कर लेना है और उसके बाद में जब भी टेस्ट ये शुरू होगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बहुत सारे टेस्ट आप सभी के लिए फ्री में शुरू किए जा रहे हैं अनअकैडमी के द्वारा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए देर बिल्कुल भी मत करिए। बहुत ही रेलवे के हिसाब से यहाँ पर प्रश्न रखे गए हैं तो इस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अनअकैडमी के ऊपर आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं यानी कि एक सिस्टमैटिक वे में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप यहां पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। सिंपली आपको यूज करना है कोड KV10, इससे आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि टिस्को की स्थापना कब किया गया था। तो टिस्को की अगर हम लोग बात करते हैं तो 25 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना होती है। कहां पर? जमशेदपुर में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक कौन थे? तो JRD टाटा इसके संस्थापक थे। और आपको ध्यान रखना है कि टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, तो आप कह सकते हैं कि यह एक रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ टाइगर्स कब मनाया जाता है। तो ये दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 29 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2010 में एक हमारा सम्मेलन होता है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में और जिन देशों में भी बाघ पाए जाते हैं वह सारे देश यहाँ पर शामिल होते हैं और उसी दौरान बाघों के संरक्षण के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाए जाने की घोषणा की जाती है। और ध्यान रखिएगा 29 जुलाई को यह मनाया जाता है। और अगर हम लोग अपने देश में बाघों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। टाइगर रिजर्व की बात करें तो 50 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन अभी फरवरी में ही एक नया बना है। तो उसका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि नया वाला हमारा टाइगर रिजर्व कौन सा है।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई नहीं है। तो कई सारी पुस्तकें दी गई थी, उनमें से आपको बताना था कि अमर्त्य सेन ने किसको नहीं लिखा है। तो इनकी अगर हम लोग कुछ प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। द आइडिया ऑफ जस्टिस हो गया, द अगमेंटेटिव इंडियन जो कि अभी 2 साल पहले ही लिखी गई थी, आइडेंटिटी एंड वायलेंस हो गया, एंड अनसर्टन ग्लोरी हो गया। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं वे अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई हैं। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अमर्त्य सेन जी को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में। तो ये प्रश्न ऑलरेडी एनटीपीसी में 2 बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि 1999 हमारे यहाँ का जो सर्वोच्च भारतीय सम्मान है भारत रत्न, वह भी अमर्त्य सेन साहब को मिल चुका है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा ये जो हमारे संविधान में है वह हमने कहाँ से लिया है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वहाँ से हमने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा के प्रावधान को लिया है। अच्छा, फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं तो 5 मई 1789 से लेकर के 9 नवंबर 1799 तक ये क्रांति चली थी। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि जीने के अधिकार से संबंधित है। तो हमारे संविधान में है अनुच्छेद 21 और ये अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है। तो हमारे संविधान में एक है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक शामिल हैं। तो 19, 20, 21, 22 और जो हमारा आर्टिकल 21 है इसी में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के, उसे भी अनुच्छेद 21A में ही शामिल किया गया है। और कुछ साल पहले जो हमारे यहाँ पर निजता का अधिकार था उसको भी अनुच्छेद 21 में ही शामिल किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो असहयोग आंदोलन है ये कब से कब तक चला था, यानी कि इसके टाइम पीरियड की बात की गई है। तो इस आंदोलन की बात करते हैं तो 4 सितंबर 1920 को ये शुरू होता है और 10 मार्च 1922 को ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड की घटना होती है और उसके बाद में गांधी जी के द्वारा इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस कर लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और शुरू क्यों हुआ था, तो जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसके अलावा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के विरोध में गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में नहीं है। तो वाशिंगटन डीसी में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब भी नाम आए तो आपको ध्यान रखना है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से एक था IMF, तो इसलिए IMF यहाँ पर करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन से आज 2 प्रश्न पूछे गए। तो प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोलकाता में अधिवेशन होता है सितंबर 1920 में। अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और वहीं पर असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव है उसको पारित किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि IBRD किससे संबंधित है। तो IBRD की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे विश्व बैंक समूह से संबंधित है, यानी कि विश्व बैंक समूह की जो 5 संस्थाएं हैं उनमें से एक है IBRD। पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम है। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण संगठन है विश्व बैंक का ही, जिसे हम लोग इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। विश्व बैंक की बात करें तो इसमें 189 सदस्य देश हैं। IBRD की बात करें तो इसमें भी 189 सदस्य देश हैं, लेकिन अगर हम लोग IDA की बात करते हैं तो इसमें 173 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2018 में जो टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह किसे दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे 2018 में ये मिला था A श्रीनिवास राव को। किसे, A श्रीनिवास राव को मिला था। अगर हम लोग 2019 की बात करते हैं तो संदीप गुप्ता को यह पुरस्कार मिला था। और कल भी आपके रीजनिंग में एक प्रश्न पूछा गया था कि अगर खिलाड़ी को मिलता है अर्जुन पुरस्कार तो कोच को कौन सा पुरस्कार मिलेगा। तो उसमें भी उत्तर था द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी कि हमारे देश में जो सर्वश्रेष्ठ कोच होते हैं विभिन्न खेलों में उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे कीट होते हैं वह श्वसन किससे करते हैं। तो हम लोग फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं, लेकिन अगर हम लोग कीट की बात करते हैं यानी कि जो हमारे इंसेक्ट होते हैं वह ट्रैकिया से श्वसन करते हैं। किससे, ट्रैकिया से ये श्वसन करते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारे यहाँ पर सर्विस सेक्टर होता है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। जो हमारे यहाँ पर सर्विस सेक्टर है वह आता है टर्शियरी में, यानी कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वह आता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो हमारे लैंडस्केप होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं भूगर्भ विज्ञान, जिसे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो अगर हम लोग भौतिक भूगोल की बात करते हैं यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो आपका हो गया जियोमॉर्फोलॉजी, एक आपका हो गया ओशनोग्राफी जिसे हम लोग समुद्र विज्ञान कहते हैं, और एक आपका होता है जलवायु विज्ञान। तो ये 3 हमारे होते हैं भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत। एक प्रश्न पूछा गया था कि मानसून या जो मौसम शब्द है, यानी कि जो मौसम शब्द है वह किस भाषा का शब्द है। मौसम, तो ये हमारे अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का ये शब्द है। और कल भी मैंने इसके बारे में बताया था कि कल भी मौसम के बारे में पूछा गया था कि वह किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखिएगा ये अरबी भाषा का शब्द है। अच्छा, कल ये भी पूछा गया था कि अल्निनो किस भाषा का है। तो ध्यान रखिएगा ये स्पेनिश भाषा का एक शब्द है। अल्निनो का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है यीशु का बच्चा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा हेमेटाइट होता है, यानी कि जो हमारे लोहे का अयस्क होता है, वह सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार से थे: पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो वैसे अगर हम लोग हेमेटाइट की बात करते हैं तो इसके सबसे ज़्यादा भंडार और सबसे ज़्यादा जो इसका उत्पादन है वह आपको मिलेगा उड़ीसा में। तो उत्पादन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये लोहे का अयस्क होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है। इनमें से कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब एक यहाँ पर है, क्या नाम था, रितिका नाम था, उन्होंने बताया कि प्रश्न इस प्रकार से था कि इनमें से भूमि से संबंधित कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अगर भूमि लग जाएगा तो जाहिर सी बात है वह आपकी पृथ्वी हो जाएगी। और अगर हम लोग अपने देश में बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें तो ध्यान रखिएगा 2 ही प्रमुख हैं, एक तो आपकी है पृथ्वी और दूसरी आपकी है अग्नि। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगर भूमि से संबंधित पूछा गया होगा तो आपका हो जाएगा पृथ्वी, अदरवाइज वैसे भी आपका होगा पृथ्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बंगा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी। अब ये बंगा बहादुर है, क्या पूछा गया था, एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वह मुझे नहीं समझ में आया। तो अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। जब मैं इसकी आपको PDF प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर इन सभी को मैं ऐड करके आपको प्रोवाइड करूंगा। फिर एक प्रश्न था कि इनमें से किसमें लौह अयस्क पाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपके थे, अभ्रक था, लेड था, बॉक्साइट था और एक ऑप्शन कोई और था। तो वैसे मेरे जानने में इन तीनों में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन हो सकता है कि इन्हीं तीनों में से किसी एक में मिलता हो। तो नीचे कमेंट में आप इसका भी उत्तर बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो आसान सा प्रश्न था, विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। फिर पूछा गया था कि 2018 में किस क्रिकेटर को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो अगर हम लोग खेल रत्न की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के 4 क्रिकेटर को ही मिला है। एक है सचिन तेंदुलकर, उसके बाद में है महेंद्र सिंह धोनी, फिर आपके तीसरे हैं विराट कोहली जिनको 2018 में मिला था, और एक है यहाँ पर रोहित शर्मा जिनको 2020 में मिला हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं विराट कोहली और मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर हैं, इनको 2018 में मिला था। 2019 की बात करें तो दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को मिला था। दीपा मलिक जो कि शॉर्ट पुट की खिलाड़ी थी, बजरंग पुनिया जो कि एक रेसलर हैं। और 2020 की बात करते हैं तो इन 5 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिला हुआ है। एक प्रश्न पूछा गया था कि किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो सेम कल का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ पर एक है टेसी थॉमस, इन्हें हम लोग मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे शिफ्ट के जो प्रश्न मुझे मिले थे उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब कुछ आपके जो पहले शिफ्ट के बचे हुए प्रश्न थे, आइए उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 20 हम लोगों ने डिस्कस किया था, 21वें से करते हैं शुरुआत। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारत में वैसे आपको 2 ज्वालामुखी मिलेंगी, एक का नाम है बैरन, एक का नाम है नारकुंडम, और इसमें जो आपका बैरन द्वीप है वह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला एक प्रश्न था कि 16वीं शताब्दी में
विजयनगर का राजा कौन था? अब अगर हम लोग इस प्रश्न की बात करें तो कई सारे राजा यहाँ पर 16वीं शताब्दी में बने थे। अब ये आप ऑप्शन के माध्यम से हल करेंगे, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको बता देता हूँ। 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के जो दो भाई हैं उनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, यानी कि विजयनगर की स्थापना की गई थी। और आपको ध्यान रखना है कि इसकी राजधानी आपको मिलेगी हम्पी में। हरिहर और बुक्का की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके संगम वंश के शासक थे, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे एनटीपीसी में ऑलरेडी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिर एक प्रश्न था कि अगर फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच की होती है तो इसकी भंडारण क्षमता कितनी होगी? तो मैक्सिमम इसकी भंडारण क्षमता होती है 1.44 GB। कितनी होती है? 1.44 GB। अगला प्रश्न पूछा गया कि SLR का पूरा नाम क्या है? तो ये आपके बैंक से पूछा गया प्रश्न है। इसका पूरा नाम होता है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है? स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सरीसृप यानी कि एम्फीबियन है? तो एम्फीबियन की बात करें तो मेढक आपका हो गया, टोड हो गया, सालामेंडर हो गया, तो ये सारे आपके सरीसृप के एग्जाम्पल हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि लोहे में जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो यहाँ पर आपके जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि भारत के 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। 46वें नंबर के थे यहाँ पर रंजन गोगोई। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर के कौन थे? तो पहले नंबर के थे हीरालाल जे कानिया। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किस पादप हार्मोन की जो सांद्रता है वह शीर्ष पर सबसे अधिक और जड़ के पास में सबसे कम होती है? तो ये आपका हो गया ऑक्सिन, जो कि एक ग्रोथ हार्मोन होता है। तो इसकी सांद्रता शीर्ष पर सबसे अधिक और जड़ के पास में सबसे कम होती है। फिर एक प्रश्न था कि जो फॉरबिडन शहर है वह किस देश में है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये आपको मिलेगा चीन में। एक प्रश्न पूछा गया कि अंटार्कटिका में भारत का जो सबसे नवीनतम अनुसंधान केंद्र है वह कौन सा है? तो ये आपका है भारती, जो कि बनाया गया था 2013 में। पहला कौन सा है? तो पहला आपका है दक्षिण गंगोत्री। 1994 नहीं, 1984 में ये बना था। कब? 1984 में ये बना था। और दूसरा आपका है मैत्री, जो कि 1989 में बनाया गया था। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, तीनों से ऑलरेडी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और एक प्रश्न था कि सरकार के द्वारा मोबाइल के ऊपर जो सार वैल्यू होती है वह कितना निर्धारित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट में बताइएगा। तो इस प्रकार से आज के हम लोगों ने पहले और दूसरे शिफ्ट के जो भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। और जल्द ही मैं आपके लिए CBT 2 में जो भी आपके पिछले बार प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि 2017 में प्रश्न पूछे गए थे, उसके लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। तो उस सीरीज को भी आप लोग जरूर देखिएगा, जिनका CBT 1 यहां पर अच्छे से गया है। और आज के अगर हम लोग शिफ्ट की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि जीके का जो भी हमारा सेक्शन रहा है वह काफी ज्यादा आसान था। अगर आपने थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ाई किया है तो 25 से 30 प्रश्न आप आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।